नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बचपन से आपने और हमने सुना था कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन कई बार लगता है कि भारत अब वास्तव में चुनाव प्रधान देश हो गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी एक चुनाव को लेकर जो नतीजा है उसका लेकर लोग मंथन विश्लेषण कर ही रहे हैं कि एक और चुनाव का ऐलान हो चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र और साथ साथ झारखंड। दोनों विधानसभा के चुनाव की तारीखों का आज चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। झारखंड में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे, 13 नवंबर और 20 नवंबर को, जबकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होंगे, 20 नवंबर को। 23 नवंबर को दोनों ही राज्यों के जो मतदान हुआ होगा उसके नतीजे देश के सामने आ जाएंगे। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है अपना अपना खम ठोक रही हैं और जाहिर सी बात है एक बार फिर उनके लिए मौका है अपनी श्रेष्ठता साबित करने का, अपनी लोकप्रियता साबित करने का, और इसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जी जान से जुट गई हैं। आज से ही बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। कई पार्टियों ने अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है और तमाम तरह से जो है किस तरह का सीट एडजस्टमेंट होगा, किस तरह के कैंडिडेट होंगे, उसको लेकर चर्चा जो है शुरू हो गई है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो किसी महासंग्राम से कम नहीं होगा। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए महासंग्राम है क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव इस बार जब हो रहे हैं तो इस बीच बीते 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ नया हुआ है, बहुत कुछ पहली बार हुआ है। अब देखिए ना, महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन जो है वो टूट गया। हालांकि इन दोनों पार्टियों ने पहले भी अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन न सिर्फ ये गठबंधन टूटा बल्कि शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, वो भी 2 फाड़ हो गई। और एक गुट जो है वो जिसे शिवसेना कहा जा रहा है, जिसको असली शिवसेना का दावा किया जा रहा है, उसके नेतृत्व में इस वक्त जो है सरकार बनी है। बीजेपी उसका सपोर्ट कर रही है, शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं और वो कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के असली वारिस हैं। उधर उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं वो इस वक्त कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन सिर्फ शिवसेना में बंटवारा नहीं हुआ है बल्कि एनसीपी, शरद पवार, महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता, उनकी पार्टी के भी 2 फाड़ हो गए। उनके अपने जो भतीजे हैं अजीत पवार, वो इस वक्त बीजेपी और शिवसेना के साथ सरकार में शामिल हैं। और दोनों ही पार्टियां, दोनों ही जो गुट हैं कह सकते हैं, दोनों ही गुट एक दूसरे के ऊपर और खास करके अपनी पार्टी में जो टूट हुआ था उसको लेकर एक दूसरे को गद्दार का तमगा दे रहे हैं। तो इस बार दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ तय होना बाकी है। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन जो टूटा, उसके बाद ये गठबंधन जो है उसको लेकर लोग किस तरह का मतदान करते हैं। शिवसेना जो टूटी और अजीत पवार और शरद पवार जो अलग अलग हुए, उसमें असली जो है वो एनसीपी कौन सी है, असली शिवसेना कौन सी है, इन तमाम चीज़ों का फैसला जो है इस बार जनता करेगी। और जनता के सामने जो मुद्दे उन सब पर चर्चा होगी। अगले करीब करीब 1 महीने तक इन मुद्दों पर तमाम चर्चा होती रहेगी। लेकिन आज मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूं वो ये है, और जो हर बार होता है, वो दरअसल ये कि देश में चुनाव है, इसलिए चुनाव आयोग और ईवीएम पर तनाव है। जी हां, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था। यानी अभी ये पता चला था, सुबह खबर आई कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा आज। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कांग्रेस के कुछ नेता, शिवसेना के कुछ नेता, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कुछ नेता जो हैं वो निकल निकल के ईवीएम के खिलाफ उन्होंने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। तो सवाल ये है कि क्या आप अभी से डरे हुए हैं? ये सवाल जो मैं उठा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि अगर आप खेल शुरू होने से पहले ही अगर आप अंपायर पर या खेल के नियमों पर सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। और आज चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर, चुनाव की जो पूरी तरीका है, प्रणाली है, उसको लेकर एक बार फिर सफाई दी और कहा कि हम ईवीएम पर जो है एक बार फिर बोल रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि ईवीएम पर फिर से सवाल उठाया जाएगा। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 125 से ज्यादा बार, लगभग 130 से ज्यादा बार जो है ईवीएम को लेकर विपक्ष जो है वो देश की अदालतों में जा चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली बार कहा था कि बैलेट पेपर की वापसी इस देश में नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद आज कांग्रेस के नेताओं ने सुबह से बैलेट पेपर का एक बार फिर से राग अलापना शुरू किया। यानी आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है
कि कोई तो प्रमाण लेकर आओ, लेकिन हर बार एक झूठा नैरेटिव ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर खड़ा किया जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दरअसल ये वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनकी जमीन जो है नीचे से गायब हो गई है, जिनको जनता पर यकीन नहीं है, और इसीलिए ईवीएम को लेकर हर बार इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश होती है। आज एक बार फिर यही कोशिश हुई है। आइए सुनवाता हूं आपको विपक्ष के दिग्गज जो है किस तरह से घबराए हुआ है। मैं जो घबराए शब्द बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, जानबूझकर बोल रहा हूं और ठोक के डंके की चोट पे बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही जो नेता ईवीएम पर छाती पीटने लगे वो डरा हुआ है, उसको मालूम है कि जनता के बीच वो गया नहीं है, और इसीलिए ईवीएम का राग अभी से आलापा जा रहा है। सुनिए जरा इन नेताओं को, उसके बाद आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो किस तरह से उसकी बैटरी किस तरह से काम कर रही थी, वो भी तो देखने की बात है। तो कई चीज़ें हैं जिस पर लोगों का संदेह है, और ऐसे तो ईवीएम पर सारी दुनिया में संदेह कहा है या लोगों ने बताया, और इसीलिए बहुत सारे देशों में जिन्होंने ईवीएम की शुरुआत की उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया और अब बैलेट पर चले गए। तो हमारे यहाँ ये ज़िद क्यों है कि नहीं हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे, इसको समझने की ज़रूरत है। ईवीएम पे बार बार प्रश्न चिन्ह अगर उठ रहे हैं, हमारे नेताजी लगा रहे हैं, तो उसको चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना होगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है। हम लोकसभा में कोई इस बारे में आक्षेप नहीं दिया था, चुनाव होने दिया, लेकिन हरियाणा के बाद फिर एक बार ईवीएम के बारे में लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है। जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के बारे में सामने लाए हैं उसके ऊपर चुनाव आयोग अपना खुलासा नहीं दे पा रही है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह चुनाव कराता है। ईवीएम की मशीनों पर भी शक और शुबा है, खिलवाड़ होता है उनके साथ। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर सारे विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो। विपक्षी दल जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब है। जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत गए तो ईवीएम अच्छी है, हरियाणा में चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब है। यह दोहरा चरित्र देश की जनता को अस्वीकार है। यह सच है कि महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस सहित विपक्ष ने एडवांस में अपनी पराजय स्वीकार की है, क्योंकि हारने के बाद ठीकरा किस पर फोड़ेंगे, बदनाम किसको करेंगे? तो ईवीएम मशीन को करेंगे, चुनाव आयोग को करेंगे। ये स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है, हमें जनता पर भरोसा है। लोकसभा के चुनाव में जो झूठ के आधार पर जो संविधान आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह करके कुछ सीटें अर्जित कर लिए हैं, अब उनकी इस प्रकार की साजिश, इस प्रकार की कोशिश जनता ही सफल नहीं होने देगी। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राशिद अलवी ने कांग्रेस के कहने पर सारे हथियार डाल दिए हैं और अपनी हार स्वीकार ली है। ये हार को स्वीकारने वाला बयान है, और ये बहाना और एलिबाई एक्सक्यूज बनाने का जो प्रोसेस है, हरियाणा में तो चुनाव के हार के बाद शुरू हुआ, जहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ा गया, पर यहां पर एडवांस में ही ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है, क्योंकि ईवीएम पर निशाना केवल बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना। 6 महीने लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं 2 बात बता रहा हूँ, बस मोटी सी 2 बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। जो भी ईवीएम की शिकायतें बाय द वे आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है।
एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे। तो हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से सफाई भी दी, स्पष्टीकरण भी दिया और साथ साथ आशंका भी जताई कि ये सब करने के बाद भी लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि एक नैरेटिव है, हारने वाली पार्टियां इस देश में ईवीएम को ही दोष देती हैं, यही नैरेटिव है आज का। और दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। चुनाव आया, विपक्ष क्यों घबराया? क्योंकि आप घबरा रहे हैं अगर आप अभी से ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। यही मेरा आज का विषय है और मेरे साथ आज की डिबेट में 5 लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। फिलहाल 4 लोग जुड़े हैं, बहुत जल्दी मेरे साथ शाजिया इल्मी बीजेपी से जुड़ रही हैं, लेकिन महेश चौहान जुड़ चुके हैं एनसीपी से, एनसीपी शरद पवार गुट से महेश चौहान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ निखिल जैन कांग्रेस के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो जुड़ चुके हैं। संजय राणा मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शाजिया इल्मी जुड़ गई हैं, शाजिया इल्मी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और इसके अलावा संजय गुप्ता मेरे साथ जुड़े हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। आप 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। संजय गुप्ता जी, आपसे शुरुआत करता हूं। पराजय की स्क्रिप्ट अभी से ही लिख रहे हैं आप लोग, मतलब अभी से आप लोगों ने हार स्वीकार कर ली, क्योंकि आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए जो है शिवसेना और तमाम राजनीतिक पार्टी सबके जो बयान सुन रहा था, अभी से स्क्रिप्ट लिख लो कि ईवीएम पर हमको बाद में रोना पड़ेगा, बाद में लोग कहेंगे बाद में क्यों रो रहे, तो अभी से हम स्क्रिप्ट लिख देते हैं। तो पराजय की स्क्रिप्ट अभी से लिख डाली आप। पराजय कैसी, हम तो जीते हैं। लोकसभा के चुनाव जो थे उनमें जो रिजल्ट आए उसमें तो हमारे प्रतिद्वंदी हारे और हम जीते हैं। हाँ, जीते थे ना, तब ईवीएम ठीक थी। देखिए, ऐसा है कि जहां पर गुंजाइश होगी सवाल उठाया जाएगा। मान लिया कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहां पे गुंजाइश होगी या जहां पे हारेंगे वहां सवाल उठाएगा। अपनी बात, आपकी बात को मैं फ्रेज हिंदी में सही कर देता हूं। आपने कहा जहां गुंजाइश होगी, तो इसको ऐसे कह दीजिए जहां हारेंगे वहां उठाएंगे, जहां जीत जाएंगे वहां उठाना नहीं। जहां गुंजाइश होगी। देखिए, ईवीएम पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश ऐसे हैं जिन्होंने ईवीएम पर विश्वास व्यक्त नहीं किया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ना जाने ऐसे ऐसे कितने देश हैं जो ईवीएम पर विश्वास नहीं करते, बैलेट पेपर पर ही विश्वास करते हैं। आपका अमेरिका पे विश्वास है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट पे? छोटा सा सवाल, क्योंकि मुझे लगता है आप वही पुरानी कहानी कहेंगे, मैं आपको नई कहानी की तरफ ले जा रहा हूं। ये सब चीजें हमने बहुत बार डिबेट करी हैं, इसलिए मैं नई कहानी की। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं। आपने कहा अमेरिका, जर्मनी सब जगह बंद होगी। आपका विश्वास अमेरिका पर है या आपका विश्वास भारत की सुप्रीम कोर्ट पर है? मुझे 2 में से बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं। देखिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ही, हम उस पर विश्वास क्यों नहीं व्यक्त करेंगे, है ना? मगर जो चुनावी मुद्दा है वो एक अलग मुद्दा है। नहीं, तो आपको सर संजय जी, ये चुनावी मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, इसलिए मैंने जिक्र किया। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा चुनाव से पहले आप सब लोग गए थे। देखिए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपने सुना? पता नहीं, आप लोग पढ़ते भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आप सुनते हो। देश की जनता सरकार चुनती है, अदालतों को नहीं चुनती है। इसलिए अदालत नहीं मानेंगे ना? नहीं, देखिए, ये चुनाव देश की जनता का है जो अपनी सरकार को चुनेगी। बहुत अच्छी बात है। अगर हम विपक्ष में हैं और हमारी आशंका है, तो देश की हमारी आशंका है, वो एक अलग चीज है। तो देश की अदालत, सुप्रीम कोर्ट एक अलग चीज है। सुनिए ना, एक प्रस्ताव लाइए। अब तो आप लोग विपक्ष में भी मजबूत है, एक प्रस्ताव लाइए, जजों का फैसला भी जनता, जज चुनवाइए, वोट करने का ये भी एक आप लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है जनता चुनेगी, क्योंकि चुनाव से सब कुछ होता है। तो सुप्रीम कोर्ट पे आप ये अलग प्रक्रिया है। संजय गुप्ता जी, आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो बहुत खतरनाक स्तंभ है, संजय गुप्ता जी, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, खतरनाक और है, मीडिया है। आप जो कह रहे हैं बहुत खतरनाक है। आप कह रहे हैं कि चुनाव जनता होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। होता है, सरकार का होता है, किसी और का नहीं होता, ना मीडिया का होता है, सुप्रीम कोर्ट से कोई कार्यपालिका का होता है, इस देश में चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सब ठप हो गए, विपक्षी दल सब ठप हो गए। विपक्षी दल, अगर हमको ऐसा लगता है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ हो सकती है, कब तक लगेगा? आशंका व्यक्त कर रहे हैं, तो ठीक है। जम्मू कश्मीर में नहीं लगा। देखिए, सुनिए ना संजय गुप्ता जी, हम किसी एक पर्टिकुलर एक्शन की बात नहीं कर रहे। संजय जी, मुझे पता क्यों लगता है, रुकिए, मैं 1 मिनट में आगे बढ़ रहा हूं, रुकिए। मुझे पता क्यों लगता है, मुझे लगता है इस देश की जनता को देखना चाहिए, समझना चाहिए। कब तक बेवकूफ बनाओगे आप जनता को? हम कोई बेवकूफ नहीं बनाते सर, अगर हम सवाल उठाए तो बेवकूफ बनाना नहीं। मैं अपने दर्शकों से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो, आपने जो बात कही और मैं जो बात कर रहा हूं, दोनों सबके सामने, इसलिए मैं जनता, अपने दर्शकों से बात कर रहा हूं। ये देश की जनता को समझना है कि कब तक जो है कोई बेवकूफ बना सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये जो है उठाना बेवकूफ सर, मुझे एक बार कहने दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट में, मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, सबकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, 130 बार देश की अदालतों में ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष 130 बार अदालतों में गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बार तो कोई सबूत लाओ भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर बार आप आ जाते हो
एक बार तो कोई सबूत लेके आओ, ठोस चीज लेकर आओ जिसके आधार पर हम कुछ कह सकें। हर बार 130 बार, उसके बावजूद अगर आप चुनाव हारने पर, उसके बावजूद अगर आप चुनाव की तारीख का ऐलान होने पर ईवीएम का रोना रोते हो, तो आप देश को बेवकूफ बना रहे हो। हम चुनाव जीते हैं, आप देश को बेवकूफ, तो यही तो बात है कि जहां हम जीतेंगे, यही तो बात है हम तो जीते हैं, तब भी हमने कहा था, यही तो बात है, जहां हम जीतेंगे। अभी दो नतीजे आए, मैं फिर बता रहा हूं, देश की जनता को समझना चाहिए। अभी 2 राज्यों के चुनाव नतीजे आए। अब एक राज्य में विपक्ष की सरकार बन गई, वहां ईवीएम बिल्कुल परफेक्ट है, चुनाव आयोग ने क्या शानदार काम किया। लेकिन हरियाणा में हार गए तो चुनाव आयोग ने वहां पर जो है गड़बड़ी कर दी कई जगह। अब ये जब केस लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज हंसते हैं, और मुझे लगता है जज अब हंसते हैं, गुस्सा होते हैं। उनकी अगर आप अब तो लाइव होने लगा ना, मैं देश की जनता को कहता हूं, अब कभी अगर विपक्ष लेके जाए ना तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की आप उनके रिएक्शन देखा करिए। मुझे लगता है उनको विपक्ष पर तरस भी आता होगा कि कैसा विपक्ष देश का है, जो हर बार रोने पर, जैसे गली मोहल्लों में क्रिकेट मैच होता है ना, और जैसी हार जाता है बच्चा, बच्चा जब हार जाता है, आउट हो जाता है, तो अपना बैट लेकर पहले भागता है पापा के पास कि पापा उसने मुझे आउट कर दिया। इस देश के विपक्ष की हालत कुछ ऐसी है। लेकिन शाजिया इल्मी ये कह रहे हैं कि भाई सवाल उठाना विपक्ष का काम है, और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भाई अगर ईवीएम को लेकर उनको शक शुबा होगा तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक राइट है कि वो उस सवाल को उठाएं। सबसे पहले अशोक जी, मैं ये कहूंगी कि अभी से अगर उन्होंने समा बांध दिया है और मातम का माहौल बनाना शुरू कर दिया है, तो इस बात की वो खुद ही तस्दीक कर रहे हैं कि वो हार रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको लेकर तो बहुत ही खुश हूं, क्योंकि सबसे एग्जैक्ट अगर कोई पोल है तो वो कांग्रेस पार्टी का पहले से ही। आपने सही कहा, एग्जिट पोल तो आ गया, एग्जिट पोल ही आ गया है। हाँ। तो मुझे लगता है एग्जिट पोल से ज्यादा अगर एग्जैक्ट पोल है तो वो ये समा बांधना है जिस तरह से समा ये लोग बांध रहे हैं। तो अपने आप में सोचकर मैं तो बड़ी खुश हूँ कि मेरी पार्टी की फिर से शानदार हैट्रिक होगी और फिर से इतिहास बनेगा महाराष्ट्र में। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन 2 मिनट के लिए, जैसे कि खुद भाई साहब बोल रहे हैं, परेशान हाल हैं, इनको ऐसा जबरदस्त सदमा रहा है हरियाणा के चुनाव के बाद, और पीटीएसडी के शिकार से हो गए ये लोग। तो मुझे लगता है अगर वाकई में ये अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इनको मैटर नहीं करता। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, बार बार जो एक्सप्लेनेशंस दिए थे, अगर वो सब नहीं इन पर विश्वास है तो ये मुझे लगता है पुरजोर तौर से कोशिश जरूर करें। मैं इनके साथ खड़ी हूँ और एक कोशिश जरूर करें और जाएं कि उनको यकीन नहीं है। और उसके चलते राहुल गांधी सबसे पहले इस्तीफा दें एलओपी के पद से कि भाई वायनाड का भी रिग्डी हुआ होगा, और क्यों वो लड़ेंगे इलेक्शन जब सब कुछ रिग्ड है। कर्नाटक सरकार से भी पूरी तरह से वो इस्तीफा दें बाकायदा और रिजाइन करें, तेलंगाना से भी, हिमाचल से भी, तो लोग सीरियसली लेंगे इस बात को, क्योंकि अभी कोई यकीन नहीं करता। आप बार बार कह रहे थे अशोक जी, मैं आपके साथ भी इत्तेफाक नहीं रखती, आप कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो हंसेंगे। हंस तो रहा है आम वोटर, मतलब इनके खुद के कार्डर्स हंस रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जज तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अगर वाकई में बहुत सीरियस है ये और उनको लग रहा है कि ऐसी गुंजाइश है, ये मुमकिन भी है कि कभी हो सकता है, तो क्यों नहीं अपनी जो स्थिति है उसको अच्छे से उसको लेकर जाएं, और इस डिलेमा को अपने साथ जो उनके मन में है कि कमोबेश गड़बड़ ना हो जाए, इस बार कोई जादू का कुछ बैठा हुआ है एल्फ और कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, तो बाकायदा रिजाइन करें और जाएं और कहें कि हम लोग इतने सीरियस हैं इस बात को लेकर, और आप हमारा देखिए हमारी नियत को कि हमने इस्तीफा तक दे दिया। तो ये मेरी ओपन चुनौती है कि इसको करेंगे, उनकी बात को मानेंगे भी हम लोग। आज मैं एक रिपोर्ट में भी ये आज मैं एक वेबसाइट पे रिपोर्ट पढ़ रहा था, और उस रिपोर्ट में जो एक वरिष्ठ पत्रकार ने यही लिखा कि भाई विपक्ष अगर इस ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर इतना सीरियस है, तो विपक्ष एक चुनाव का तो कह देना कि हम नहीं उतरेंगे चुनाव में, कम से कम उसकी सीरियसनेस तो दिखे। लेकिन जब आप हारने के बाद ही ये मुद्दा उठाते हो या तो फिर ऐसा लगता है कि विपक्ष अपनी खींच मिटा रहा है, हार की खींच मिटा रहा है। ये मैंने एक साइट पे पढ़ा, इसलिए कह रहा हूँ, मतलब एक सुझाव के तौर पर आया कि विपक्ष को लगता है कि अगर चुनाव पढ़ा होगा, लेकिन ये मेरा ओरिजिनल आइडिया अशोक जी, मैं बहुत देर से सोच रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ये सच में, मैं सच बता रही हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ
कि ये लोग इलेक्शन में उतरते क्यों हैं? अगर सब कुछ रिग्ड है, सब कुछ बेकार है, सब गड़बड़ झड़बड़ हो हम रही तो है, ये देख रहे हैं कि इतने- विपक्ष किसी भी तो बात का हम कुछ लड़े ना किसी इलेक्शन। मामले को ले आए तो आप विपक्ष को नीचा दिखाने का अच्छा काम शुरू संजय कर जी, देते मुझे हैं। एक बात बताइए, आपने आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं एक रुपये निखिल जी, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो चुनाव आयुक्त को सुना था आपने? बिल्कुल जो भी सवाल उठाए थे उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया था? तो उन्होंने उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? देखिए, उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होता है, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही ना, कनेक्टेड किया जा सकता है, ऐसी आशंका लगती है हमको। हम इस बात को कह रहे हैं, अगर हम इस बात को कहते हैं, पेजर उसमें फर्क होता है, ये उन्होंने कहा है तो इलेक्ट्रॉनिक ही ना। उन्होंने कहा कि पेजर कनेक्टेड डिवाइस होता है और लेकिन ईवीएम नहीं होता, मगर है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही ना। अब देखिए, मेरे हाथ में मोबाइल है, सुनिए, दोनों इसमें एक बैटरी है, इसकी जो बैटरी, अगर मैं बैटरी निकाल दूंगा ना तो, और बैटरी निकाल दूंगा और उसके बाद वो बैटरी जो है वो किसी वो इलेक्ट्रॉनिक, हरियाणा के एक लेकिन चुनाव सुनिए में ना मेरी बात, बैटरी का सवाल आया एक, मेरी बात सुनिए ना, वो बैटरी किसी चीज से कनेक्टेड नहीं होती है। मान लिया ना, अब आपने जो बैटरी वाली बात कही ना, अब हरियाणा के अंदर एक जगह पे इसी तरह की बात आई थी कि जब सील किया गया तो बैटरी 100% फुल थी, और जब उसको खोला गया तो 100% एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं। तो आप इसी बात को ले लीजिए। मैंने इसीलिए आपसे पूछा ये, क्या आपने सुनी थी? हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयुक्त ने कहा कि जब बैटरी सिर्फ ईवीएम, और देश की जनता को सुनना चाहिए, मेरे पास बाइट भी है लेकिन मैं बता देता हूं, जरूरत पड़ेगी तो पूरी बाइट भी सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये जो फेक नैरेटिव बनाया जाता है जनता को इसको समझना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा सिर्फ ईवीएम मशीनों पर नहीं, बैटरी पर भी जो है जितने लोग चुनाव लड़ते हैं उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे दस्तखत कराए जाते हैं, जितने लोग लड़ते हैं। और उसके बाद जब वो बैटरियां खुलती है, 3 लेयर्स की सिक्योरिटी होती है, सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, और उसके बाद जब वो खुलते हैं, यानी मैं जब किसी अगर पोलिंग उसका एजेंट हूं तो मैं पहले बैटरी के उस पर साइन करूंगा, मैं उसके बाद ईवीएम मशीन पे साइन करूंगा, और उसके बाद 3 दिन बाद वो मेरे सामने ही खुलेगी। मेरे दस्तखत मैं देख सकता हूं कि मैंने इस पे साइन किए थे, वो दस्तखत भी होते हैं, फिर वो बैटरी दस्तखत भी होते हैं, फर्क कैसे आ गया? वो दस्तखत भी होते हैं, वो दस्तखत भी होते हैं, लेकिन तो हरियाणा में जो फर्क आया, वो फर्क कैसे आ गया? हरियाणा में जो फर्क आया, उन्होंने कहा आप जांच करवा लो, और उन्होंने क्या कहा चुनाव आयोग ने कहा कि एक एक सवाल का जो उठाए गए हैं सबको हम निजी तौर पर जवाब देंगे, और सबके जवाब जो है वेबसाइट पर भी दिए जाएंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आप लोग अभी बैटरी का आ गया, कल को किसी और चीज का आएगा, मतलब रोतड़ू विपक्ष है इस देश का। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह की कोई भी बात, संजय गुप्ता जी जिस तरह की आप बात कर रहे हो ना, मतलब मुझे लगता है रोतड़ू विपक्ष हो गया। हर मतलब आप तो जिस सरकार को रोकना है, आप तो सरकार के एक सिपाही की तरह बात कर रहे हो, आपको रोना है, कभी बैटरी को लेकर, कभी इसको लेकर, कभी सिपाही की तरह बात कर रहे हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट प्रवक्ता, सुनिए ना, मैं आपको सुझाव देता हूं, सुनिए मैं आपको एक सुझाव देता हूं, मैं आपको एक सुझाव देता हूं, एक सुझाव और देता हूं। मैं बार बार कहता हूं इस सुझाव को, और एक सुझाव मैं बहुत अच्छा दे रहा हूं, निखिल जैन, आप भी सुनिएगा। और अभी मुझे नहीं पता, मैं अभी महेश जी के पास जाऊंगा, क्योंकि महेश जी की पार्टी का मैंने कोई बयान नहीं सुना, लेकिन कांग्रेस और जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी तो वो तो छाती पीट रहे थे। मुझे नहीं पता उनका रुकिए एक मिनट, उनका मैं स्टैंड लूंगा, लेकिन मैं 2 लोगों को सुझाव दे रहा हूं, उसके बाद मैं महेश जी के पास जाऊंगा। आप लोगों के पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बहुत बड़े बड़े वकील हैं, रात को 12 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट का दरवाजा खुलवाते हैं। एक मिनट रुकिए, मेरी बात पूरी, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। अरे आप लोगों को सुझाव दे रहा हूं, संजय गुप्ता रुकिए एक मिनट, सुझाव दे रहा हूं, मैं सुझाव दे रहा हूं, सुनिए, अच्छा सुझाव दे रहा हूं आपको, लेकिन आप हमें आतंकवादी से कंपेयर मत कीजिए सर। मैंने आतंकवादी से कंपेयर नहीं किया, मैंने कहा आतंकवादियों के लिए अदालत का इतने, मैं आपके वकीलों की काबिलियत बता रहा हूं, मैं आपके वकीलों की काबिलियत बता रहा हूं। अरे मैं आपके वकीलों, रुकिए एक मिनट, संजय गुप्ता रुकिए एक मिनट, मैं आपके वकीलों की काबिलियत बता रहा हूं, काबिलियत सुनिए, उसके बाद मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, और बड़ा सीरियसली, बहुत जेन्युइन सुझाव दे रहा हूं। आपके पास इतने अच्छे वकील हैं, मैं कह रहा हूं कि इस देश में 12 बजे आतंकवादी के लिए अगर कोर्ट का, अरे सुनिए मेरी बात प्लीज, संजय सुनिए ना, हुआ नहीं क्या, क्या हुआ नहीं क्या हुआ? 12 बजे आतंकवादी के लिए दरवाजे नहीं खुले, कंपैरिजन क्या हमसे करेंगे? मैंने कंपैरिजन किया, मैंने तो आपको कहा ही नहीं कि आप आतंकवादी का आतंकवादी बताएंगे, आपको समझ कम आ दिया। मैंने सिंपल से क्या कहा सर, आपको और अच्छा सा एग्जांपल दीजिए। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं, रुकिए, तो दूसरा उदाहरण रुकिए, मैं दूसरा उदाहरण भी दे रहा हूं, पहला उदाहरण तो पूरा हो जाए ना। मैं आप लोगों के वकीलों की काबिलियत बता रहा हूं, रुकिए। आप लोगों के पास ऐसे वकील हैं जो रात को 12 बजे आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल देते हैं, ऐसे वकील हैं, और ऐसे वकील हैं, और विपक्ष के पास ऐसे वकील हैं, धुरंधर वकील, जो इस देश की, सरकार के पास नहीं है, देश की अदालतों में जज बनवाते हैं।
तो मेरा एक सुझाव है, इतने बड़े बड़े वकील हैं, 130 बार गए हैं, एक बार फिर जाइए, 131वीं बार जाइए, 132, 150 बार जाइए, 251 बार जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि कोर्ट में जाना चाहिए आप लोगों को। मैं महेश जी के पास आ रहा हूँ, रुकिए, अभी मेरा अभी आपका समय शुरू नहीं हुआ, अभी आपका समय शुरू नहीं हुआ, महेश जी के पास जा रहा हूँ, रुकिए, अभी आपका समय शुरू नहीं हुआ, निखिल जैन आवाज बंद कीजिए, महेश जी के पास जा रहा हूँ। महेश जी, क्या आपको भी लगता है कि ईवीएम जो है, ईवीएम को आपको भी लग रहा है कि ईवीएम इस चुनाव में कोई खेल कर सकती है, चुनाव आयोग कोई खेल कर सकता है, ईवीएम से कुछ हैक हो जाएगा? आपको भी लग रहा है कि आपकी पार्टी का भी यही मत है? अशोक जी, इन दिस केस चुनाव आयोग सुप्रीम अथॉरिटी है और उन्होंने कहा है कि ईवीएम ये मतलब टैंपर नहीं हो सकता, हैक नहीं हो सकता। तो इस पर चर्चा करना मुझे लगता कुछ मतलब नहीं रखता। अभी हमें फोकस करना चाहिए इलेक्शंस पर, हमें फोकस करना चाहिए लोकल जो इश्यूज है महाराष्ट्र में, जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की समस्याएं है, महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार है, बाल उत्पीड़न है, ड्रग्स की प्रॉब्लम्स है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इस चीज पर फोकस करना चाहिए और ये इश्यूज के खिलाफ महाराष्ट्र की जनता वोट करेगी, इस पे हमारा पूरा विश्वास है और हम उसी तरह से इस पर काम कर रहे हैं। महेश जी, मुझे खुशी हुई क्योंकि मैंने कहा कि पहले, क्योंकि मैंने देखा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था और ये विपक्ष का जो है ये शुरू हो गया बयान, इसीलिए मैंने सोचा मैं सेकंड राउंड में इन मुद्दों पर भी जाना चाहता हूं। लेकिन मुझे लगा कि मतलब कितने डेडिकेटेड तरीके से संजय गुप्ता जी अभी डिबेट कर रहे थे कि नहीं ईवीएम को लेकर तो जैसे बढ़कर, उसके बाद निखिल जैन भी बीच में कूद पड़े, तो इन लोगों के लिए तो मतलब ईवीएम ही सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है। आपने जनता के मुद्दे उठाए, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा मैं, क्योंकि जनता के मुद्दे जो हैं, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच क्या पॉलिटिकल पार्टियां मुद्दे लेकर जाएंगी वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि चुनाव का तारीखों का ऐलान होने से पहले ही जो है इस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होने लगी। मैं आता हूं मुद्दों पर, बोलिए निखिल जैन। सबसे पहले अशोक जी, जब मैंने बीच में टोका था, मैं इसलिए बोल रहा था कि कोर्ट की अवमानना हो रही है। अगर हम ये कहेंगे कि वकील बैठ के जज बनवा रहे हैं तो वो कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट का अपना इंटरनल प्रोसेस होता है, कोलिजियम सिस्टम होता है, जहां जज को चुनते हैं, नेता और वकील बैठ के नहीं चुनते। अब एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। 2 महीने पहले दरअसल मेरे घर में चोरी हुई। अब मैं चोरी की रिपोर्ट लिखवाने गया पुलिस के पास। पुलिस ने कहा नहीं, चोरी हो ही नहीं सकती, तुम झूठ बोल रहे हो, प्रमाण लेके आओ। मैंने कहा साहब मेरे पास प्रमाण नहीं है, मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ चोरी हुई है। पुलिस ने भगा दिया मुझे। फिर मेरे से पुलिस ने पूछा पहली बात तो कि तुम कहाँ पे थे जब चोरी हुई? मैंने कहा किसी दोस्त की शादी में गया था। फिर 1 महीने पहले मेरे घर में दोबारा चोरी हो गई। फिर पुलिस के पास गया, पुलिस ने बोला कहाँ पे थे? एक और दोस्त की शादी में गया था। पुलिस ने फिर तीसरा सवाल क्या आता है, बीच में किसी दोस्त की शादी में नहीं गए? मैंने कहा गया था। तो उस दिन क्यों नहीं चोरी हुई? मैंने कहा साहब नहीं हुई तो नहीं हुई। अब मैं अदालत के पास गया, अदालत ने मुझे कहा कि देखिए पुलिस जब कह रही है चोरी नहीं हुई तो नहीं हुई। मैंने कहा साहब एक जांच बैठा दीजिए, न्यायाधीश के नीचे एक जांच बैठा दीजिए। नहीं बैठाएंगे, पुलिस ने कह दिया चोरी नहीं हुई तो नहीं हुई। अब यही जब मैं अपनी ये जो मेरा दुखड़ा है, जो मेरी चिंता है, जब मैं अपने पड़ोसियों को व्यक्त करता हूं तो मेरे पड़ोसी बोलने लगते हैं क्या रोतड़ू है, चोरी होती रहती है घर में, इसकी गलती है। यही देश के विपक्ष के साथ हो रहा है। अगर देश के विपक्ष ने एविडेंस के साथ, प्रमाण के साथ चुनाव आयोग को ये एक मुद्दा रेज करा है कि 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में 99% बैटरी पाई गई है, 8 अक्टूबर को यह मुद्दा रेज हुआ, 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग जवाब देने की जगह ये क्यों कहता है जवाब दे देंगे, बाद में देंगे, सबको बताएंगे? ये कौन सा तरीका है मुख्य चुनाव आयुक्त के जवाब देने का? मैं ये नहीं समझ पा रहा। मैं तो चाहता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त आए देश की जनता के सामने और विपक्ष के ये सारे आरोपों को खारिज करे, विद प्रूफ लोगों को बताए कि 99% बैटरी का ये कारण है और बाकियों में 60-70% बैटरी ये है। लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं कर रहे। ठीक है निखिल जैन, आपने कहानी सुनाई, एक कहानी मुझे और याद आई आपकी कहानी सुनकर। एक कहानी है भेड़िया आया। एक आदमी था, वो झूठ बोलने का आदी था। जब होता कहानी सुना, भेड़िया आया, एक बार भेड़िया आया, 2 बार भेड़िया आया, 3 बार भेड़िया आया, 4 बार। उसके बाद क्या हुआ, जब असल में भेड़िया आया ना तो भेड़िया आके उसको खा गया। तो विपक्ष की स्थिति, अब रुकिए, अरे मैंने आपकी कहानी इतने दिल लगा के सुनी, आप मेरी कहानी नहीं सुन सकते? आपकी कहानी सुनी, मेरी भी कहानी सुनिए ना। तो भेड़िया आया की कहानी चल रही है। जब भेड़िया असल में आएगा तो उसके बाद खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको तो आदत पड़ी है रोज आके भेड़िया आया। और आपने सबूतों की बात करी ना,
अभी आपने जो सबूत दिया, मैं चुनाव आयोग उस पर जो है, जाहिर सी बात है चुनाव आयोग ने कहा जवाब देगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक मिनट रुकिए, आप तो वकील हैं ना, मेरा तो सवाल ये, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत लेके क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये कहना पड़ा कि आप लोग बिना सबूत के आते हो? सुप्रीम कोर्ट ने जब लास्ट हियरिंग हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बार ठोस सबूत लेकर आइए। हर बार जो है शंका, एक मिनट सर, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की बात जनता को जाननी चाहिए। आप लोग यकीन नहीं करते, लेकिन देश की जनता सुप्रीम कोर्ट में आस्था रखती है। हम क्यों नहीं यकीन करते? तो फिर फिर सुनिए मेरी बात में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं वही तो बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लोग हर बार शंका आशंका को लेकर आ जाते हो, कोई सबूत नहीं होता। सबूत लिख, तो सबूत अगर आपके पास अब है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, क्या दिक्कत है? आपने तो हमें ना पाकिस्तान से बना दिया है। ओके, अब मैं संजय राणा की बारी है, एक मिनट, संजय राणा एक मिनट रुकिए, संजय राणा की बारी है, फिर मैं जो महेश जी ने कहा, मैं मुद्दे पर भी आना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है महाराष्ट्र में मुद्दे क्या होंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। पर संजय राणा, ये जो पूरा फिर से नैरेटिव शुरू हो गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? अशोक जी, गुड इवनिंग फैलो पर। देखिए, ऐसा है कि भाई साहब हमारे कहानी सुना रहे थे, हम भी सोच रहे हैं कहानी सुनाई दे। देखिए, कहानी है कि ईवीएम की उत्पत्ति कब हुई थी और ईवीएम चालू कब से हुआ था। भाई 2004 में पहली बार इलेक्शन हुआ था, सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की बनी थी। फिर दोबारा चुनाव हुआ, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की, फिर कांग्रेस की बनी। तीसरे बार कब हुआ? 2014 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की, लेकिन बनी बीजेपी की। भैया 2019 में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। इसमें बौखलाहट नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब चर्चा करते हैं हरियाणा का, तो अशोक जी देखिए, ऐसा है ना कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी, आजकल ये चुनाव को बताया क्या समझते हैं? ट्विटर से ही चुनाव जीत जाएंगे, ट्विटर के बयानबाजी से चुनाव जीत जाएंगे, और सब कुछ इनके पक्ष में चल रहा। हवा भी, लहर भी, जलेबी भी, पटाखे भी, सब इनके लहर में चलता है। बट ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। इनके पास हरियाणा में कार्यकर्ता नहीं थे, 10 साल में कैडर नहीं खड़ा कर पाए, जिसके कारणवश ये हारे हैं। ये हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हार का कारण इनकी आपसी गुटबाजी थी, जो पावर हाउस बना रखे उसके कारण था, जो टिकट वितरण हुआ उसके कारण था, कार्यकर्ताओं के कारण हुआ, और संगठन की कमजोरी के कारण हुआ। उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हर बार अशोक जी बहुत बढ़िया चर्चा होती है, महंगाई बढ़ गई है, आपने सुना होगा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बेरोजगारी तो एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। इनमें कांग्रेसी और विपक्षों से पूछते जरा, 2004 से लेकर 2014 का इन्फ्लेशन रेट बता दे, तो ये टीवी डिबेट छोड़ के भागने लगेंगे। भैया 8.2% था, आज है 3.4%। जो आंकड़ा है तो उसको भी लेके हम बैठ जाएं, और चर्चा अच्छी चीज पे होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी आशंका है, ये बताइए, हम रोज बोलते रहे अशोक जी कि नहीं हमको सपने में आया 2 थप्पड़ किसी ने मारा। अरे भैया, सपना तो तुम देख रहे हो ना, अब थप्पड़ किसने मारा तुम ही बताओगे, हमको तो पता नहीं चलेगा। और पता चलेगा तो हम कम से कम आदमी को पहचान देंगे, फलाने ने मुझे थप्पड़ मारा। तो समस्या क्या है कि अगर ईवीएम बोलते हैं, 2015 में आपको अच्छी तरह याद होगा, इलेक्शन कमीशन ने सारे राजनीतिक दल को बुलाया था, बोला आइए भाई, जो बोल रहे हैं कि टेम्पर हो सकता है, खराबी हो सकती है या बदला जा सकता, आके बदल दे। कोई भी राजनीतिक दल नहीं किया था। तीसरी बात, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा, मैं पोलिंग एजेंट का भी काम कर चुका जब कॉलेज में पढ़ते थे। मान्यवर, बिल्कुल आपने सही कहा, एक एक चीज पे हस्ताक्षर कराए जाते हैं और एक एक चीज सामने होता था। और उस समय मैं बोल सकता हूं कि मैं जो सत्ताधारी पक्ष उसके पक्ष में एजेंट नहीं था, विपक्ष के एजेंट था, जो आज विपक्ष में बैठी हुई है। हमने एक एक चीज को देखा है, परखा है। तो आरोप लगा देना ये दर्शाता है कि आपकी एकदम नैया डूब चुकी है और आपकी राजनीति की जमीन है वो खसक चुकी है। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का आज जो महाराष्ट्र में नेतृत्व है, उसमें कहीं ना कहीं सीट बंटवारा एकदम क्लियर है। हम पूछते हैं, शिवसेना के हमारे संजय भाई बैठे हुए, बताइए कितने सीट पे लड़ेंगे? स्ट्राइक रेट तो 45% था। लेकिन बीजेपी और बाकी जो है, उन्होंने भी, गठबंधन ने, एनडीए ने भी सीटों का ऐलान नहीं किया, अभी सब चल रहा है। हाँ, पूर्णतया से मोटा तय है कि कौन कितने पे लड़ेगा और किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, नहीं कौन सी पार्टी अग्रणी रहेगी। कहाँ नेतृत्व तय है? नेतृत्व कहाँ तय है संजय जी? अभी नेतृत्व कहाँ तय है? क्योंकि शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, देवेंद्र फडणवीस की तो तय नहीं है अभी। नेता की बात नहीं कर रहा हूं, एक पार्टी जो लीड करती है, सबसे ज्यादा सीटों में बीजेपी लड़ेगी, उसके बाद सिंधे जी की पार्टी लड़ेगी, तीसरे पे हो सकता है अजीत दादा पवार की पार्टी लड़े। तो चीजें समीकरण हिसाब से बिल्कुल लगभग सेट हो चुका है। लेकिन विपक्षियों क्या, आज भी उद्धव ठाकरे साहब बोले कि हमें सीटें ज्यादा दे दीजिए, चीफ मिनिस्टर हमें, ये टीवी डिबेट पे बोल दे, उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि कांग्रेस का बनेगा या एनसीपी का बनेगा। इनके बंटवारा कुछ नहीं है। सब लोग बात करते हैं किसान की, सब लोग बात करते बेरोजगारी के, नौजवानों की। ये बताइए
किसान अगर तकलीफ है तो आप हिमाचल में किसानों के लिए क्या किया? नहीं सर, वो छोड़िए, उस पे मैं कल खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ लंबी चौड़ी डिबेट कल कर चुका हूं। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हम तो कांग्रेस जीत जाती अगर ये करते वो करते, लेकिन माहौल उन्होंने बनाया था, पर उस माहौल को लेकर ठीक से कांग्रेस ने काम नहीं किया, उसके कारण होती। इसलिए मैं किसान के मुद्दे पर आज नहीं जाना चाहता। लेकिन महेश जी, ये बात जो उठाई मैं आपसे, और उसके बाद जो है जो आपने मुद्दे उठाए उन मुद्दों पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन क्या आपको लगता है उन मुद्दों से पहले दोनों तरफ, हालांकि ये दिख रहा है, संजय राणा जी ने कहा, लेकिन शाजिया जी से भी पूछूंगा इस बार, क्योंकि चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3-3 हैं पार्टियां एक साथ, पहले तो कभी 2 होती थी ऐसे, और 3-3 पार्टियां, और उसमें भी घटक हैं, टूटी हुई पार्टियां हैं, और वर्चस्व की लड़ाई है। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी समस्या है? क्योंकि उद्धव ठाकरे तो पहले भी कह चुके हैं, शिवसेना खुले तौर पर कह चुकी है, मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। देखिए, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हम लोग एकजुट है और हम लोग एक साथ में, हमारी प्राथमिकता ये है कि बीजेपी को इस सरकार से, इस सत्ता से बाहर कैसे निकाला जाए। जैसे कि मैंने कहा, इसकी आप पूछोगे क्यों आप बीजेपी को बाहर निकालना चाहते हो, तो मैंने अभी जो मुद्दे आपको बताए वो बीजेपी के इस कार्यकाल में हुए, वो 10 साल से महाराष्ट्र में सत्ता में है। तो हमें इसीलिए ये कहते हैं कि आप अभी जो सवाल उठाए गए कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीएम फेस कौन होगा, तो सीएम फेस जो जनता डिसाइड करेगी, जो जनता तय करेगी वो होगा। अभी इसके लिए 2 चीजें हैं, और तीसरा भी फैक्टर होता है। देखिए, जब एक अकेली पार्टी चुनाव को सामने जाती है तब सीएम फेस तय करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब 3 पार्टियां एक गठबंधन के नाते चुनाव को सामने जाती है तब सीएम का फेस कौन होगा ये डिसाइड करने के कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें एक फैक्टर महेश जी, एक काउंटर क्वेश्चन आप कह रहे हैं जनता कैसे, जो सीटों का बंटवारा होगा, अगर शिवसेना यूबीटी 100 सीटों पर लड़ेगी और अगर 100 सीटों पर जो है कांग्रेस लड़ेगी, तो इसका मतलब आप लोग तो रेस से पहले ही बाहर हो गए, तो फिर वो जनता कैसे डिसाइड करेगी? हम लोग ने पहले भी साफ किया है, हमारे वरिष्ठ नेता शरद पवार जी ने, सुप्रिया तहसुले जी ने ऐसे कहा है कि हम इस रेस में है ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारा गठबंधन महाविकास आघाड़ी ये इलेक्शंस जीते और फिर हम तय करेंगे कि कौन सीएम होगा। जैसे कि मैंने कहा, जैसे आपने अभी कहा कि जनता जिसे ज्यादा वोट देगी जिस पार्टी को, साजिक है कि वो उन्हें चाहती है कि उनका सीएम बने। और मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर 2-3 फैक्टर्स और भी है। तो ये सीएम फेस ये चुनाव से रिजल्ट से पहले ये किया जाए, सामने लाया जाए, या चुनाव के बाद जनता का क्या मूड है वो देख कर लिया जाए, ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। ओके। और तीसरा मुद्दा ये भी होता है अशोक जी, आपको भी पता है कि गठबंधन जब होता है तब दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं कि सिर्फ जनता ने जिसे चाहा वो ही किया जा सकता है कि कल जाके अगर दूसरी पार्टी कहे कि नहीं, अगर आप हमें सीएम पद नहीं देते तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें। और एक लास्ट आखिरी मुद्दा, वो तो फैक्टर हो चुका है सर, महाराष्ट्र का पूरा गठबंधन ही जो है इसी फैक्टर पे हुआ, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हुआ। इसीलिए बड़े सवाल जो है संजय गुप्ता के ऊपर भी आएगा। वो तो कह दिए कि एनसीपी तो नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे तो अब तो, इसीलिए उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा कैसा होगा ये एक बड़ा खेल है। लेकिन शाजिया इल्मी, आप लोग भी तो इस जो खींचतान के शिकार आप लोग भी हो रहे हैं, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि भाई इस बार तो जो है देवेंद्र फडणवीस, अब तक वो जरूर जूनियर डिप्टी सीएम के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन शायद अगली बार वो स्वीकार करेंगे, इसकी गुंजाइश नहीं लगती है। देखिए, जहां तक बात है शायद की, अगर या मगर की, मैं आपको रिमाइंड कर दूं और बता दूं कि जब देवेंद्र फडणवीस जी का नाम 10 साल पहले सामने आया था, किसी को यकीन नहीं हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर, अपने संकल्प पत्र के आधार पर, जिस चीज को लेकर, जिस संकल्प को लेकर वो प्रतिबद्ध है, उस पर लड़ती है। और हमारे लिए, और आपने लगातार देखा है, चाहे हरियाणा में देखें या उत्तराखंड में आप देखें या अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखें और छत्तीसगढ़, वो भी जो बहुत बड़ा सदमे का एक सबब बनी थी, वहां की जीत भी दूसरे गठबंधन के लिए। अब लेकिन मुझे लगता है महाराष्ट्र में ये एक तो कास्ट को लेकर, ओबीसी वोट को लेकर, मराठा वोट को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर और आरक्षण को लेकर राजनीति गरमाएगी। और उसमें पूरी तरह से मैं आपको बता दूं कि एक ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। दूसरी, और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, जिस तरह से सीटों का भी, कैंडिडेट्स का भी चयन करेगी और जिस तरह से सीटों का भी आवंटन होगा,
बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि वो कौन किसकी तरफ जाएगा। और जिस तरह से हरियाणा में पूरी तरह से जो झूठ का पर्दाफाश हुआ है कांग्रेस पार्टी का, वो भी सामने आएगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है वो रहेगा कि पार्टी किसकी है, क्या वो एक परिवार की है, पिता बेटी की है, पिता बेटे की है, या कार्यकर्ताओं की है, संगठन की है, लोगों की है, कार्डर्स की है। ये भी असली नकली का भी फर्क और सामने आएगा, क्योंकि एक तो है कि कोर्ट से मोहर लगी है, लेकिन जनता की मोहर कब लगेगी और कैसे लगेगी, मुझे लगता है इसका भी फैसला होगा। आपको लगता है एनसीपी और आपका इशारा एनसीपी और जो है शिवसेना की तरफ है ना? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं तो मुझे लगता है ये दो चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगी। लेकिन और इसमें दोनों तरह से आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साफ। और आप देखेंगे इसमें कि इन दो फैक्टर्स, क्योंकि मराठा आरक्षण का पूरा जो वो है, ओबीसी वोट का जो रहेगा, कि तो क्योंकि ये तो मुद्दा हमेशा से रहा है, और क्या मूल्य रहे हैं किस पार्टी के, क्या लेकिन मैं आऊंगा महेश जी ने कुछ और मुद्दे भी उठाए थे, उन मुद्दों पर भी आपका जवाब लूंगा। लेकिन उससे पहले, ब्रेक पे जाने से पहले, जल्दी से संजय गुप्ता जी, उद्धव ठाकरे इस रेस में है कि नहीं, मुख्यमंत्री की रेस में? देखिए, बाला साहब का एक ही सपना था कि जब हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन रहा तब से लेकर अब तक के देश के अंदर बीजेपी का प्रधानमंत्री बने और महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री रहे। और जिस वक्त हमारी सरकार थी 1995 से लेकर 2000 तक, तब 5 साल तक शिवसेना का ही मुख्यमंत्री रहा था। और यही इसी सपने को, बाला साहब के सपने को उद्धव जी ने पूरा किया। और इसी सपने को पूरा करने का उनका मेन एम है कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का मुख्यमंत्री रहे। चलिए, आपने अच्छा हुआ बाला साहब ठाकरे का सपना याद दिला दिया, तो देश की जनता को भी सुनना चाहिए। बाला साहब ठाकरे का सपना ये था कि केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार हो और महाराष्ट्र में जो है शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। ये बाला साहब ठाकरे का सपना था। बाला साहब ठाकरे का सपना ये नहीं था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो और महाराष्ट्र में जो है क्या सोच थी। तो मुझे लगता है संजय, जब इन्होंने उस गठबंधन को नहीं माना, सीट शेयरिंग के उस फार्मूले को नहीं माना, मतलब इनका 5 साल हमने मुख्यमंत्री बनवाया, 10 साल अपना मुख्यमंत्री रखना चाहते थे। बताइए आप, इस ब्रेक के बाद जिस कोalition के बिना इनकी सरकार नहीं बनती थी। लौट रहा हूं ब्रेक के बाद। कहां से आज तक रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो, गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो, है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो दो टूक आप देख रहे हैं, आज महाराष्ट्र के महासंग्राम पर बात कर रहे हैं। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, झारखंड
और साथ साथ महाराष्ट्र। हालांकि दोनों ही राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो महासंग्राम होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है 3 पार्टियाँ एक तरफ, 3 पार्टियाँ एक तरफ। और पिछले 5 साल तक भी, अगर पिछले 5 साल में भी देखें तो महाराष्ट्र में संग्राम तो चलता रहा है, कभी बीजेपी और शिवसेना के बीच, कभी शिवसेना, कभी एनसीपी। तो इसलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र में तो इस बार महासंग्राम होगा। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। शाजिया इल्मी मेरे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, महेश चौहान एनसीपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ निखिल जैन हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजय राणा है राजनीतिक विश्लेषक, और संजय गुप्ता हैं शिवसेना यूबीटी के नेता हैं। तो कुल मिलाकर निखिल जैन, क्या लग रहा है आपको ये चुनाव जो है, क्योंकि मैं बार बार ये देख रहा था कि कांग्रेस के पास ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये चुनाव तो शायद गठबंधन के लिए जो है एक ज़्यादा मुफीद स्थिति होगी, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि भाई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो लोगों के मन में ये भी भाव होगा कि उद्धव ठाकरे को जो है किस तरह से सत्ता से हटाया गया था, बाला साहब ठाकरे का बेटा था, तो उनको लेकर एक भावनात्मक अपील हो सकती है। लेकिन आप लोग उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, कांग्रेस के लोग, क्या वजह है? देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव जी को प्रोजेक्ट करा जाएगा या किसी और को, इसका निर्णय अलायंस के सारे पार्टनर्स और इन तीनों पार्टियों के शीर्ष नेता मिलकर लेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर आप महाविकास अघाड़ी या द होल एक अलायंस की बात करें तो ये कहीं से भी नहीं कह सकते कि इस अलायंस के पास मास लीडर्स या बड़े लीडर्स नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के पृथ्वीराज चव्हाण हो, शिवसेना को उद्धव ठाकरे हो, या फिर एनसीपी के शरद पवार हो। लीडरलेस इस समय पे महाविकास अघाड़ी की महायुति है जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। वो एकनाथ शिंदे जो उनका जनाधार कितना है, उनको जनमत में कितना जनता उन्हें समर्थन देगी, ये इस चुनाव में उनकी सबसे बड़ी कड़ी, सबसे बड़ा टेस्ट होगा। अभी तक जो हमने देखा है वो ये देखा है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना फैक्शन और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना फैक्शन को लगभग बराबरी में वोट मिले थे, वोट शेयर मिला था, और लगभग बराबरी की सीट्स आई थी। हालांकि अगर हम इनफैक्ट सीट्स में और दोनों में ही चीजों में सीट्स में और वोट शेयर में दोनों में ही उद्धव ठाकरे वाले फैक्शन को एक ज्यादा बड़ी बहुमत थी। हालांकि अगर हम अजीत पवार और शरद पवार एनसीपी फैक्शंस को देखें तो वहां पर एक बहुत बड़ा फर्क है। शरद साहिब के साथ, शरद पवार के साथ एक ज्यादा बड़ा जनमत मिला उन्हें। अब ये चुनाव जो एक स्टेट असेंबली का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, ये फाइनल बताएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे को नेता पहले डिक्लेयर करे या ना करे महाविकास अघाड़ी, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो है तो महाविकास अघाड़ी के ही नेता, चाहे उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करा जाए या ना करा जाए। और पिछले वक्तव्य में भी मैं कहना चाह रहा था, कह नहीं पाया था। अब आप बीजेपी का जो एटीट्यूड है लोकतंत्र के प्रति, वो आप इस चीज से देखिए कि भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय न्यूज चैनल पे प्राइम टाइम डिबेट पे ये बोलती हैं कि उनका अपना ओरिजिनल आइडिया ये है कि विपक्ष तो इलेक्शन ही ना लड़े। देखिए, लोकतंत्र में सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, सबको इलेक्शन की प्रक्रिया पे सवाल उठाने का अधिकार है, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है उनका आइडिया क्या है, उनका जवाब दिया जाए। उनका आइडिया क्या है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। उनका आइडिया क्या है? मुझे खुद बोलने दीजिएगा। अशोक जी, शायद मुझे लगता है कि सुनने में भी दिक्कत हो रही है निखिल को और समझने में भी, तो मैं फिर से सुना देती हूँ और इस बार समझने की बेहतर कोशिश कीजिएगा। सुनिए, मैंने कहा था कि मेरे पास ये आइडिया आया है क्योंकि अशोक जी कह रहे थे उन्होंने वेबसाइट पे पढ़ा है कि एक बार क्यों नहीं कांग्रेस लड़ती नहीं चुनाव, क्योंकि उनको तो यकीन है इस बात पर कि ईवीएम के साथ खिलवाड़ है। तो मैं ये कह रही थी कि अगर वाकई में मैं आपके साथ हूँ, हो सकता है कि ऐसा संभव हो और कोई ऐसी जादू की परी या जादू की ऐसी छड़ी है जो आपके साथ खिलवाड़ कर रही है। कभी कभार कभी मूड होता है, कभी मूड नहीं होता, तो कहीं आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं। कि हम राहुल जी से, आप लोग को करना चाहिए कि राहुल गांधी जी से कहें कि शायद वायनाड में भी गड़बड़ होगी और आपको एलओपी से पद से रेजिग्नेशन आप दीजिए, और तीनों जो सरकारें कांग्रेस की हैं वो इस संजीदगी दिखाएं कि वाकई में खिलवाड़ हो रहा है और रिजाइन करें, तो पूरी जनता और वोटर्स उनको और संजीदगी और गंभीरता से लेंगे। देखिए, इसमें जो मामला है ना, जो मैंने इसमें जो मामला सुनिए, गड़बड़ की अशोक जी ने कहा, उन्होंने वेबसाइट पे पढ़ा था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं, देखिए, इसमें संजीदगी का एक सवाल है। इसमें सुनिए ना, इसमें जो बात है निखिल जी, इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें मामला संजीदगी का है कि अगर एक मिनट, कि अगर आप इतने संजीदा, आपको लगता है कि हर बार चुनाव ईवीएम में गड़बड़ी से ही लड़ते हैं,
तो पूरे विपक्ष को एक बार कहिए कि भाई हम चुनाव का, अगर विपक्ष चुनाव का बॉयकॉट कर देगा तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपने आप जीत जाएगी। तो सरकार को या चुनाव आयोग को कोई ना कुछ बैकफुट पे आना पड़ेगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर दे मामले में, लेकिन आप लोग सीरियसनेस नहीं दिखाते। आप लोग क्या खींच दिखाते हो, जैसी हार जाते हो रोने लगते हो, वो थोड़ा सा वो लगता है हल्कापन लगता है। लीजिए, मैं इस पे सही से वो हल्कापन लगता है। सर इसमें मैं आना चाहता हूं, मैं अशोक जी अब इस पे मैं आना चाहता हूं। बोलिए। देखिए अशोक जी, ऐसा है और साजा एलमी जी भी और जो भी हमारे पैनल पे हैं, एक करके देखिए एक मिनट सर, निखिल जैन जी एक मिनट सुनिए सर। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, एक मिनट निखिल जैन जी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अरे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनिए ना, 130 बार तो अदालतों में जा चुके हैं 6 के 6 जो काम कर सकता है सर। 130 क्रैक करना चाहता हूं अपनी स्टेटमेंट को भी और हमारे 130 बार 130 बार अदालतों में गए, कितनी बार? अशोक जी बोलिए, आप सुनिए निखिल जैन जी एक मिनट रुकिए ना, गंभीरता से देखिए निखिल जैन भाई एक मिनट, की नजर से क्यों देख रहे हैं? बच्चों की तरह बुली करने की कोशिश। एक मिनट जी, एक मिनट। हाँ बोलिए। देखिए ऐसा नहीं है कि ईवीएम पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे कुछ सवालात हैं। अगर हम कुछ सवाल उठाते हैं और कहीं गड़बड़ी उसकी मामले को रेज करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि इसकी हम जांच करेंगे। अगर हमने कोई सवाल उठाया तो उस हमें इस तरह से कट करे भी मत रखिए आप कि हमें आप अपराधी बना दें कि हमने सवाल ही कैसे उठाया। मतलब इतना भी मत कीजिए आप, सवाल उठाया ऐसा नहीं है कि हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। ईवीएम पर विश्वास नहीं होता तो हम चुनाव ही लड़ते, लेकिन अगर हमने कोई सवाल उठाया तो ऐसा आप ऐसा करेंगे कि हमें कटघरों में खड़ा कर देंगे, हमें आप अपराधी बना देंगे। अरे वो तो हम कह रहे हैं आपसे कि बहुत संजीदगी से उठाइए। जहाँ बैटरी वाला मामला था, कुछ भी था, एक मिनट रुकिए, मैं सुनिए एक मिनट मुझे लगता है देखिए क्या है ना, क्या है सुनिए, एक मिनट मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं, आप लोग पता नहीं आप लोग पढ़ते हो लेकिन भूल जाते हो ना बहुत, तो मैं देश को भी याद दिला दूं। 26 अप्रैल 2024 सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने माना ईवीएम और वीवीपैट से छेड़छाड़ संभव नहीं। यह सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है ईवीएम और इसके अलावा वीवीपैट से कोई छेड़छाड़ संभव नहीं। उसके बाद अगर आप अमेरिका, उसके बाद अगर आप अमेरिका जाते हैं, बैटरी पर सवाल था वो क्या, बैटरी अगर वीक हो गई सर, जब सील की बैटरी का मामला लेकर सुप्रीम तो अब बैटरी भैया मैंने क्या कहा आपके पास इतने धुरंधर वकील हैं, बैटरी का मामला लेकर जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, किसने रोका है? सुप्रीम कोर्ट जाओ एक बार, आपको थोड़ी सोचना है। तो अपनी जांच कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाओ ना, चुनाव खुद भी तो अपनी जांच कर सकता है कि अगर हमने कोई कंप्लेंट की है तो उसकी जांच करो। सुप्रीम कोर्ट जाने से अगर आप अदालत नहीं जाते हैं लेकिन हर बार जो है हल्ला मचाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रो रहे हो, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है और आप जो है आप जनता से पीट रहे हो, इसलिए आप रो रहे हो। 61% के बाद आ रहा हूं आपको मैं, सुनिए ऑन अ लाइटर नोट 61% बैटरी है इसमें, देखिए पर 61 बैटरी हो, जहां पर गड़बड़ी हुई अगर हमने उसके विषय में बोला उसकी जांच या 100% हो। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं, साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के महासंग्राम पर बात कर रहे हैं। संजय राणा, आपके हिसाब से ये चुनाव जो है कौन से दो बड़े मुद्दे आपको लगता है इस चुनाव को प्रभावित करेंगे? बहुत संक्षेप में, मेरे पास 30 सेकंड है सिर्फ। देखिए अशोक जी, अगर मुद्दों की बात करें तो कोई भी चुनाव मुद्दों पे आजकल हो ही नहीं रहा। चाहे वो आप हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, चाहे आप कश्मीर का चुनाव देख लिया। अगर मुद्दों पे हो रहा होता तो वैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा जाना था, लेकिन एक भी सीट नहीं आई, एक सीट में जीत पाए। तो ये मुद्दों पे नहीं होता, कहीं ना कहीं जाति पे आ जाता है, कहीं ना कहीं ये मुद्दे हो जाएगा, जात पे आ जाएगा, कहीं पे धर्म पे आ जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ और चीजें आ जाएंगी। लेकिन ये मुद्दा अगर डेवलपमेंट पे होता, विकास पे होता, तो नो डाउट भारतीय जनता पार्टी कब का एज ले चुकी है होती है, और ये दूसरी पार्टियां तो उसमें एज में कभी थी ही नहीं। तो मुद्दा तो होकर ही जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे मुद्दा गुल हो जाएगा। ओके, महेश जी सहमत है आपसे? मुद्दों पर नहीं बल्कि पोलराइजेशन अपने अपने तरह से पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं चुनाव में। पोलराइजेशन तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे धर्म के लोग, जाति के लोग आरक्षण की मांग को लेकर भी आंदोलन कर रहे हैं। वो भी एक मुद्दा रहेगा। बाकी जैसे मैंने कहा, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, महिलाओं के अत्याचार की समस्या है, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, ये सारी चीजें भी है। और विकास की बात करें, अगर विकास महाराष्ट्र में हुआ होता तो क्यों इतनी फ्रीबीज बांटनी पड़ती गवर्नमेंट को? लाडली बहन, लाडला भाई। आज भी अगर अपने देश में विकास हुआ है, ऐसा अगर बीजेपी का कहना है, तो आज भी 80 करोड़ जनता को मुफ्त का राशन बांटने की क्या जरूरत है? क्यों सरकार ने विकास इतना नहीं किया कि ये 80 करोड़ लोग इतने काबिल हो सके? सिर्फ इतने कि अपना रोज का राशन वो खरीद सके। फ्रीबीज में बाकी मैं महल बांधने की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन सी पार्टी फ्रीबीज में रहती है? संजय गुप्ता, जल्दी से 30 सेकंड में, क्या आपको लगता है मुख्य मुद्दा आपके हिसाब से? संजय राणा, 1 मिनट आ रहा हूँ। देखिए, मौजूदा सरकार सभी मूल्यांकनों को खो चुकी है, और इस सरकार के अंदर जितने करप्शन हुए हैं और जितनी मूल्यांकनों का इन्होंने सब त्याग कर दिया। शिवाजी महाराज की प्रतिमा ने भी इस राज्य में खड़े होने से मना कर दिया, और 3600 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी प्रतिमा वहां टिकी नहीं, और वो गिर गई। और सिर्फ इसलिए गिर गई क्योंकि महाराष्ट्र सरकार। संजय राणा 30 सेकंड, चलिए। संजय राणा 30 सेकंड। संजय भाई साहब बोल रहे थे कि बाला साहब ठाकरे की बातें, तो बाला साहब ठाकरे की बातें इनको याद दिला देना चाहता हूं कि उन्होंने जो मैदान है, जिस मैदान से हमेशा उद्घोष करते, तो सोनिया गांधी जी के बारे में क्या बोला? नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या बोला था? अलायंस नहीं करेंगे। नंबर 2। नंबर 3, जब हम चर्चा करते हैं महंगाई की, तो मैं बार बार महेश जी बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति लग रहे हैं, लेकिन महंगाई बताइए, इन्फ्लेशन रेट में आपको चैलेंज कर रहा हूँ। 2%। चलिए, मुझे लगता है अभी मुद्दों पर चर्चा, अभी मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन जाहिर सी बात है अगले 1 महीने महाराष्ट्र के मुद्दों पर खूब जमकर चर्चा होगी, और जो मुद्दे हैं जनता के मुद्दे। मेरे पास बिल्कुल समय, मुझे बताया जा रहा है कि समय बिल्कुल निकल गया है। मैं अगली बार मौका दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए। फिर कभी आपसे एक और कहानी सुनेंगे, एक कहानी आप सुनाएंगे, एक कहानी मैं सुनाऊंगा। लेकिन आज के लिए समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। 2 टूक में कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।